वेलकम टू सी शिक्षा। मैं डी निषाद सर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, हम लोग इसमें बहुत सारे टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। एक समान विद्युत क्षेत्र क्या बोलते हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र में आपको जो परिमाण और दिशा प्रत्येक बिंदु पर एक समान होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किसको बोलते हैं? जहां तक उसका प्रभाव रहता है, क्लियर, उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। तो आज हम लोग देखेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। द्विध्रुव में हम लोग दो द्विध्रुव लेते हैं जिसमें ए और बी होता है, जो कि प्लस की और माइनस की आवेशों से मिल करके बना होता है, क्लियर, जिसके बीच की दूरी होती है आपकी 2a। और इस स्थिति में हम लोग एक आवेश होती है आपकी Q होती है और दोनों द्विध्रुवों के बीच की दूरी आपकी 2a होती है, जिसके गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम लोग P से दर्शाते हैं, क्लियर। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस के और माइनस की आवेशों से मिल करके बना होता है, जिसको हम लोग द्विध्रुव अक्ष बोलते हैं। द्विध्रुव अक्ष में उत्पन्न जो आपका विद्युत क्षेत्र होता है उसको द्विध्रुव क्षेत्र बोलते हैं। जहां तक उसका प्रभाव रहता है वही आपका क्या है? विद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ से आप लोगों को मैं बता दिया हूँ एक समान विद्युत क्षेत्र, जहाँ पर प्रत्येक बिंदु पर उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? एक समान होती है। अगर पहले A1 पर जितना आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है B1 पर भी वही रहेगा, C1 पर भी वही रहेगा, D1 पर भी वही रहेगा, जितना भी आपका उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगा, क्लियर। प्रत्येक बिंदु पर उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान रहेगी, इसलिए इसको हमको बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहेगा, क्लियर। कुछ क्षेत्र होते हैं जहां तक उसका प्रभाव रहता है उसके बाद वह प्रभावहीन हो जाता है। उसके बाद द्विध्रुव में बता दिया कि हमारे पास दो द्विध्रुव रहता है, ए और बी, जो कि प्लस की और माइनस की आवेशों से मिलकर बना होता है, जिसके बीच की दूरी होती है आपकी 2a। स्थितिज ऊर्जा, अब स्थितिज ऊर्जा देखते हैं ना, क्लियर। अब चलिए स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि वैद्युत द्विध्रुव को अपने मानक स्थिति से वैद्युत द्विध्रुव को अपने मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है और जो ऊर्जा खपत होती है उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। क्या, क्लियर, क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा, क्लियर। तो जैसा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा हम किसको बोलेंगे भाई? वैद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, क्लियर, पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास जो द्विध्रुव अक्ष है ए और बी, जो कि प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर के बना होता है, तो उसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है, उसमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसकी हम लोग यहाँ पर गणना करेंगे। क्या कार्य होते हैं, क्या स्थितिज ऊर्जा होती है, उसकी हम लोग यहाँ पर गणना करेंगे, क्लियर। तो आई होप इस वीडियो में आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है, द्विध्रुव क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या है। चलिए अब हम हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट के पास आते हैं, क्लियर। और अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ये और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरीके के वीडियो आपको सीजी शिक्षा ऐप के माध्यम से आपको मिलता रहे, नोटिफिकेशन के थ्रू से आपको अपडेट मिलता रहे, क्लियर। तो चलिए देखते हैं भाई, अब हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के जो क्लियर करते हैं, जो हमारा टॉपिक है। टॉपिक क्या बोल रहा है भाई? एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, क्लियर। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था भाई? अक्षीय स्थिति देख लिया था, निरक्षीय स्थिति भी देख लिया था, क्लियर। क्योंकि प्रीवियस जो भी हमारा वीडियो है उसके बारे में थोड़ा बताना हम लोगों को फर्ज बनता है और आप लोगों को सुनना भी फर्ज बनता है, क्लियर। तो इससे पहले हम लोग जो अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति देखे थे उसमें आपका वैद्युत द्विध्रुव आया था और द्विध्रुव अक्ष आया था। उसके बाद हम लोग इस पर एक समान विद्युत क्षेत्र में उपस्थित आपका प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण देखे थे, जिसमें आपका टाउ आया था। उसी टाउ को हम लोग यहाँ पर गणना करेंगे और एक समान विद्युत क्षेत्र में उसकी स्थितिज ऊर्जा के भी गणना किए थे। तो जहां पर हमको एक व्यंजक प्राप्त हुआ था टाउ इक्वल टू PE sin थीटा, उसी PE sin थीटा को लेकर के हम लोग यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग गणना करते हैं भाई इसका, क्लियर। तो चलिए हमारे पास है माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो प्लस Q व माइनस Q आवेश से मिलकर के बनी होती है, आवेश से मिलकर बनी होती है,
क्लियर। जिस पर प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, जिस पर प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण टाउ कार्यरत है। जिस पर प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण टाउ कार्यरत है तथा जिस पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P है, तब प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, ये होता है, ये है आपका PE साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है भाई, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो एक समान विद्युत क्षेत्र किसको बोलते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र, मतलब यहाँ पर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह एक समान होती है। द्विध्रुव अक्षा, यहाँ पर दो द्विध्रुव अक्षा ले ली हम लोग, ए बी, जो कि प्लस के और माइनस के आसपास मिलकर के बना होता है। इसको बेसिकली रूप में आप लोग लिख सकते हैं, नहीं लिखोगे तो फिर भी चलेगा, बाकी आपके माइंड में आने के लिए, सेट होने के लिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा की हम लोग यहाँ पर गणना करते हैं भाई, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्लियर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्लियर। तो यहाँ पर आपका जो स्थितिज ऊर्जा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को मानक की स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य आपका स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा ये आपका पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्लियर। तो मान लेते हैं यहाँ पर माना कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को थीटा 1 से थीटा 2 तक अल्प कोण में घुमाने पर किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। क्लियर। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर
माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है जो कि प्लस की और माइनस की अंशों से मिल करके बनी है, जिस पर प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण टाउ कार्यरत है तथा जिस पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है आपका पी है, तब प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण टाउ इक्वल टू होता है पी साइन थीटा, जो हमको पहले से प्राप्त है। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग स्थितिज ऊर्जा की गणना कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक, क्लियर, अपने मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में जो किया गया कार्य वही आपकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। मान लेते हैं कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को θ1 से θ2 तक अल्प कोण में घुमाने में किया गया कार्य W हो, किया गया कार्य हो आपका W हो, तब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तब W इक्वल टू हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन θ1 to θ2, यहाँ पर हो जाएगा आपका PE sin थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा, ये होगा। क्लियर। जैसे कि आपको पहले से प्राप्त है पी साइन थीटा, जो आपका पी साइन थीटा है भाई, जो टाउ इक्वल टू प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण इक्वल टू आ गया है, उसका यूजेस आपका बल आघूर्ण के लिए होगा, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण के लिए होगा, स्थितिज ऊर्जा के लिए होगा, संपन्न किए गए कार्य के लिए होगा, बहुत सारे वर्क के लिए इसका यूज होगा। ठीक है, इसके बहुत सारे स्थिति हैं, उस बहुत सारी स्थिति को हम लोग 1 by 1 यहाँ पर क्लियर करेंगे। क्लियर। तो ये आपका 12th का फिजिक्स है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपका स्थिति से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, और ज्यादातर जो भी टर्निंग क्वेश्चन होता है आपका स्थिति को लेकर के आता है, वहां का जो व्यंजक होता है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, इसलिए आपको हर एक पॉइंट को, हर एक डेरिवेशन को लेकर के चलना है। यहाँ पर केवल आपको अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, गास थ्योरम के जितने भी अनुप्रयोग है उसी को लेकर के नहीं चलना है भाई। क्लियर। बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको लेकर के चलना है, अक्षीय स्थिति को लेकर के चलना है, निरक्षीय स्थिति को लेकर के चलना है, एक समान विद्युत क्षेत्र को लेकर के चलना है, गास थ्योरम को लेकर के चलना है, बाकी सभी को आपको लेकर के चलना है, क्योंकि आपका फिजिक्स सही भौतिक गुणों की विवेचना के लिए बना है, मतलब आपको सभी भौतिक गुणों को ही इसका देखना है। क्लियर। और सभी के साथ इसका क्रिया करा के देखना है। आपका जो मेन चैप्टर है आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, अगर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को आप बेसिकली नॉर्मल वे पर लेकर के अच्छे से समझ जाते हैं तो बाकी चैप्टर आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यही वो आपका चैप्टर है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, जिसको तुलना आपका थर्ड चैप्टर में होगा, फोर्थ चैप्टर में होगा, फिफ्थ चैप्टर में होगा, सिक्स्थ चैप्टर में होगा। 1 by 1 स्थिर आवेश का जो आप लोग अध्ययन करें, आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, इसमें आपका आवेश जो है वो स्थिर है, एक जगह पे है। इसके बाद वाले जो चैप्टर आएगा उसमें आपका जो आवेश है वो गतिशील हो जाएगा, धारा विद्युत जब आएगा वहां से आपका जो आवेश है वो चलना स्टार्ट करेगा। अभी बच्चा है भाई, वो अभी चलना स्टार्ट नहीं किया है, पहला और सेकंड चैप्टर में उसका जो है उम्र है वो बहुत ही छोटी है, मतलब आवेश की उम्र, वहां पर वो चलना स्टार्ट नहीं किया है। लेकिन जैसे ही आप थर्ड चैप्टर में पहुंचोगे भाई वो चलना स्टार्ट कर देगा। वहां पर आवेश को आप जब बोलोगे, जब आवेश की बात करोगे भाई तो वो चल रहा होगा, दौड़ रहा होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता रहेगा। लेकिन जब फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की बात करेंगे, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, और इसके बाद आपका वैद्युत विभव की बात करेंगे, तब उस स्थिति में आपका जो आवेश है भाई वो स्थिर रहेगा, एक ही जगह पर रहेगा। तो बेसिकली नॉर्मली फंडामेंटल जो बातें आपको बताई जा रही उसको अच्छे से नोट डाउन करते चलिए, नोट्स बनाते हुए चलिए। क्लियर। क्योंकि नोट्स आप जितना बनाते जाओगे उतना ही आपका प्रैक्टिस का वर्क कंप्लीट होते जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हमारे पास जो स्थिति जुड़ जाए भाई, हमारे पास जो स्थिति ऊर्जा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा कहलाती है। अब यहाँ पर माना कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को θ1 से θ2 तक अल्प कोण में घुमाने में किया गया कार्य W हो, तो W इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन θ1 to θ2 PE sin थीटा डी थीटा हो जाएगा। भले ही आप एक दिन सॉलिड ही पढ़ो, कम कंटेंट पढ़ो, लेकिन एकदम सॉलिड पढ़ो, आपके माइंड में वो सेट हो जाए भाई। क्योंकि नॉर्मल वे पे अगर एक दिन में आप 4 से 5 डेरिवेशन भी पढ़ लेते हो, पढ़ तो लिए, लेकिन आपके माइंड में कितना सेट हुआ ये मायने रखता है भाई। इसलिए आप कम कंटेंट पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो। अगर उस कंटेंट को आप दोबारा देखने की कोई जरूरत ना पड़े, अगर सरसरी तौर पे आप उस कंटेंट को देख लेते हो तो आपके एग्जाम की तैयारी ऐसी ही हो जाएगी। इसलिए कम कंटेंट पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, 2 लाइन पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, आपके माइंड में ऐसे ही सेट हो जाएगा। क्लियर। इसलिए यहाँ पर हम लोग छोटी से छोटी बातों को लेकर के चल रहे हैं ताकि आपके माइंड में सेट होते जाए, बेसिक से बेसिक चीज को लेकर के चल रहे हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ चल देते हैं भाई, कार्य के पास चल देते हैं। आप भाई कब से वेट कर रहे हैं भाई, कब आओगे यार, कब आओगे, मेरे पास बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए उसी के पास चले जाते हैं। W इक्वल टू हो जाएगा θ1 to θ2 PE sin थीटा डी थीटा। तो चलिए इसके पास चले जाते हैं भाई। इतना तो आपका थ्योरिकल चीज है, थ्योरिकल चीज को लिखना भी जरूरी है, क्योंकि व्यंजक का निर्माण आप करोगे तो व्यंजक कब आएगा भाई, जब थ्योरी, जब आप स्टेटमेंट बोलोगे तभी आपका प्रैक्टिकल होता है। उसी प्रकार स्टेटमेंट जितने भी आपका थ्योरिकल चीज है इसको लिखोगे, क्यों आया, कब आया, कैसे आया, किसके लिए आया, ये चीज को जानना भी बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो
चलिए चलते हैं हम लोग W इक्वल टू इंटीग्रेशन आपका θ1 टू θ2 PE sin थीटा d थीटा। तो चलिए एट फर्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं भाई W भाई साहब के बाद क्या बोल रहा है W भाई, चलिए W वर्क के पास आ जाते हैं। ये बोल रहा है भाई θ1 टू θ2, यहाँ पर बोल रहा है PE sin थीटा d थीटा, PE sin थीटा d थीटा। क्लियर। अब इंटीग्रेशन समाकलन तो जानते ही होंगे भाई लोग, साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का होता है आपका माइनस कॉस थीटा। जैसे आपका अवकलन का उल्टा होता है आपका समाकलन। अवकलन में क्या होता था भाई, कॉस थीटा का होता था आपका माइनस साइन थीटा। जितने भी सी फैमिली है, अवकलन में जितने भी सी फैमिली है वो आपका नेगेटिव होता है। क्लियर। तो कॉस थीटा का क्या होता था, माइनस साइन थीटा होता था। इस प्रकार इसमें उल्टा है, साइन थीटा का होता है आपका कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट के रूप में है इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं भाई साहब। तो यहाँ हो जाएगा देखिए W इक्वल टू हो जाएगा PE आपका बाहर आ गया, और यहाँ पर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा θ1 टू θ2, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, क्या हो जाएगा आपका d थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा W इक्वल टू PE हो जाएगा, और साइन थीटा d थीटा का होगा आपका माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जो लगा है उच्चतम मान निम्नतम लिमिट यहाँ पर लगा है, ये है आपका θ1 से यहाँ पर θ2। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर इसका जो उच्चतम स्थिति है निम्नतम स्थिति है उसको हम लोग यहाँ पर फिट कर देते हैं भाई। तो यहाँ कितना हो जाएगा W इक्वल टू PE हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा बाई 2, और माइनस क्या हो जाएगा आपका कॉस θ1, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग चेंज कर देते हैं भाई, इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका PE हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये माइनस आपका है कॉस θ1 हो जाएगा, और माइनस क्या है आपका कॉस θ2। ये माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा PE हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस θ1 माइनस क्या हो जाएगा आपका कॉस θ2, माइनस यहाँ आपका माइनस PE। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जैसा कि देख रहे थे, क्या देख रहे थे, W इक्वल टू PE माइनस कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो चलिए यहाँ पर आपका जो आया है W इक्वल टू, यहाँ पर आपका W इक्वल टू आया है, देख लीजिए यहाँ पर आपका W इक्वल टू इस तरीके से आया, देख लीजिए। चलिए यहाँ पर हमारे पास आया, देखिए W इक्वल टू यहाँ पर है आपका PE है, और यहाँ पर माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस θ1 है। क्लियर। तो ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है, और माइनस आपका कॉस थीटा लग गया है ना। यहाँ पर देखिए आपका माइनस कॉस थीटा है, ऑलरेडी यहाँ से माइनस कॉस थीटा है, तो ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर माइनस है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस θ2 हो जाएगा। ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा आपका प्लस कॉस θ1 हो जाएगा। क्लियर। चूँकि यहाँ पर है आपका W इक्वल टू PE माइनस कॉस θ2 माइनस का हो जाएगा आपका प्लस, इसको अगर हम लोग क्रम से लिखेंगे W इक्वल टू तो कितना हो जाएगा आपका PE, ये हो जाएगा कॉस θ1 माइनस हो जाएगा आपका कॉस θ2। क्लियर। ये हो जाएगा W इक्वल टू PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड। अब इस स्थिति में हम लोग मानक स्थिति और वर्तमान स्थिति दोनों की हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तुलना करेंगे। तो चलिए इसकी मानक स्थिति की तुलना हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो हमारे पास जो भी इंटीग्रेशन आया था क्या आया था, W इक्वल टू यहाँ पर आया था हमारा θ2 और θ1 PE साइन थीटा d थीटा आया था। क्लियर। और W इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका PE इंटीग्रेशन में आपका कितना है θ2, θ1 से कितना गया है आपका θ2 गया है, साइन थीटा और क्या गया है आपका d थीटा गया है। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका PE हो जाएगा, और साइन थीटा का आपका समाकलन क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है, यहाँ पर θ1 क्या हो जाएगा θ2। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो W इक्वल टू हो जाएगा PE कॉस थीटा, इसका वैल्यू को रख देते हैं तो माइनस कॉस थीटा, और माइनस ऑलरेडी फार्मूला माइनस होता है तो माइनस माइनस का गया आपका प्लस कॉस θ1। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा W इक्वल टू PE हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा कॉस θ2 प्लस कॉस θ1। अगर इसको हम लोग क्रम से लिखेंगे, प्लस वाले को पहले लिखेंगे माइनस वाले को बाद में लिखेंगे, तब क्या हो जाएगा आपका W इक्वल टू हो जाएगा PE कॉस θ1 माइनस क्या हो जाएगा आपका कॉस θ2। अब यहाँ पर स्थिति की हम लोग गणना करते हैं भाई। ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, अगर कॉस θ1 इक्वल टू हम लोग रखते हैं थीटा, कॉस θ1 इक्वल टू हम लोग क्या रखते हैं 0, और कॉस θ2 इक्वल टू क्या रखते हैं हम लोग थीटा। क्लियर। फर्स्ट है हमारा कॉस θ1 इक्वल टू 0 रखते हैं भाई,
कॉस थीटा टू इक्वल टू कितना रखते हैं, थीटा रखते हैं, तब क्या होगा, तब यहाँ पर आपका होगा W इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा की जगह हम 0 रख दो भाई, कॉस 0 डिग्री माइनस हो जाएगा कॉस थीटा 2, कॉस थीटा की जगह में आपको रखना है थीटा, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा आपका PE हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस 0 इक्वल 1 1 माइनस हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका थर्ड। क्लियर। अब यहाँ पर एक और रखते हैं, यहाँ पर कॉस थीटा 1 इक्वल टू कितना रखे भाई हम लोग, 0 डिग्री रखे, और यहाँ पर कॉस थीटा 2 इक्वल टू कितना रखे, थीटा रखे, तो 0 डिग्री रखे तो W इक्वल टू हो जाएगा PE, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है आपका 1, और कॉस थीटा का कॉस थीटा। अब यहाँ पर इस माना की स्थिति में एक और रखते हैं, यहाँ पर हमारे पास है, अब थीटा 1 इक्वल टू रखते हैं π/2, और थीटा 2 रखते हैं हम लोग केवल थीटा रखते हैं यहाँ पर। क्लियर। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर W इक्वल टू P है, W इक्वल टू क्या है आपका PE है, और कितना है आपका PE है, और कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, तब ये W इक्वल टू कितना हो जाएगा, PE हो जाएगा, ये आपका कॉस π/2 हो जाएगा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका W इक्वल टू PE हो जाएगा, कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपको कॉस 90 कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर। और कॉस 90 का वैल्यू आपका होता है भाई 0, तो PE हो जाएगा, ये आपका 0 माइनस हो जाएगा कॉस थीटा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, W इक्वल टू आपका PE हो जाएगा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका W इक्वल टू माइनस PE क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग फिर माना की स्थिति में आपका थीटा इक्वल टू क्या रखोगे आप, 0 रखोगे, इस स्थिति में ना ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब यहाँ से हम लोग स्थिति रखेंगे, क्या रखेंगे, स्थिति रखेंगे, थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे, थीटा इक्वल टू 90 रखेंगे, थीटा इक्वल टू 180 रखेंगे। क्लियर। तो चलिए रखते हैं, यहाँ पर W इक्वल टू कितना आ गया हमारा माइनस PE कॉस थीटा, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे W इक्वल टू क्या रखेंगे, माइनस PE कॉस थीटा, तो चलिए रखते हैं भाई W इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा है हमारे पास, यहाँ पर दिया गया है W इक्वल टू दिया है माइनस PE कॉस थीटा, तो स्थिति पहला जब थीटा इक्वल टू कितना रखेंगे 0 डिग्री, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस PE कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस PE हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है भाई, कॉस 0 का वैल्यू होता है आपका 1, तो ये हो जाएगा आपका माइनस PE W इक्वल टू कब की स्थिति में, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखते हैं। दूसरा स्थिति देखते हैं अब इसका, दूसरा स्थिति क्या है, जब थीटा इक्वल टू रखते हैं 90 डिग्री, तब क्या हो जाएगा W इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस PE, यह हो जाएगा कॉस थीटा, ये हमारा फार्मूला में है जो पहले से गिवन है, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस PE हो जाएगा, और कॉस हो जाएगा आपका 90 डिग्री, और W इक्वल टू हो जाएगा माइनस PE हो जाएगा, कॉस 90 का वैल्यू होता है आपका 0, तो W इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, 90 में आपका पूरे 0 हो गया। क्लियर ना। थर्ड रखते हैं हम लोग, यहाँ पर थर्ड स्थिति है आपका, थर्ड जब थीटा इक्वल टू कितना रखेंगे 180 डिग्री, तब कितना हो जाएगा W इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस PE कॉस थीटा, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस PE कॉस 180 डिग्री, ठीक है, इसका वैल्यू होता है आपका -1, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस PE मल्टीप्लाई -1, तो यहाँ पर W इक्वल टू हो जाएगा आपका प्लस PE। अब यहाँ पर देखिए जब 180 रहेगा तो इसका जो मान रहेगा वो उच्चतम रहेगा, थीटा इक्वल टू 180 के लिए यह क्या रहेगा आपका उच्चतम रहेगा, और थीटा इक्वल टू क्या रहेगा आपका 0 तो नेगेटिव रहेगा, और थीटा इक्वल टू 90 रहेगा तब आपका जो किया गया वर्क है क्या रहेगा 0 रहेगा। तो ये रहा 3 स्थिति।